हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पारस कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो बोर्ड के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है राउल्ट लॉ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी बड़ा सा लिखा है राउल्ट का नियम, इसलिए बड़ा सा लिख दिए क्योंकि पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट के नियम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज के बारे में बात कर लेनी है। राउल्ट के नियम में हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक है आंशिक दाब, दूसरा है मोल प्रभाज। आंशिक दाब और मोल प्रभाज आप थोड़ा देख लीजिएगा। और ये जो राउल्ट का नियम है, जो राउल्ट थे वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो दो बात आपने यहाँ से सीख ली। राउल्ट क्या थे? राउल्ट एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो चलिए फटाफट हम सीख लेते हैं राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर कोई जो टेम्परेचर है उसको हम कांस्टेंट कर दिए हैं। तो एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाष्पशील। फिर से देख लीजिए, विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं राउल्ट का नियम। फिर से एक बार राउल्ट का नियम देख लेते हैं। अगर ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लिए हो तो इसको लिख लेना कि क्या है राउल्ट का नियम। एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ दो जगह अंडरलाइन कर देना, एक जगह आंशिक दाब में, एक जगह मोल प्रभाज में। यानी आंशिक दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। समानुपाती बोले तो अगर मोल प्रभाज बढ़ेगा तो आंशिक दाब भी बढ़ जाएगा, मोल प्रभाज कम होगा, आंशिक दाब भी घट जाएगा। तो इस राउल्ट के नियम को थोड़ा से और अच्छे से हम लोग सीख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कोई विलयन के बारे में बात करते हैं, विलयन, तो ये जो विलयन है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा विलेय होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा विलायक, यानी विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक से मिलकर के विलयन बनेगा। एक बात यहां से याद कर लेना, जो विलेय और विलायक होंगे दोनों वाष्पशील होंगे। ये भी वाष्पशील होगा, ये भी वाष्प के फॉर्म में होगा और ये भी वाष्प के फॉर्म में होगा, वाष्पशील होगा। और यहां से विलयन भी क्या हो जाएगा? वाष्पशील हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि ये है विलेय जो है उस विलेय के अवयव को हम ए से डिनोट करते हैं, विलायक के अवयव को हम बी से डिनोट करते हैं। यानी ए और बी, ये है विलेय और ये विलायक, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, मान लेते हैं कि इसका ये जो विलयन है इसका कुल आंशिक दाब पी है, विलयन का कुल दाब क्या है? पी है। विलेय का आंशिक दाब मान लेते हैं, अब ए अवयव है तो इसका आंशिक दाब क्या मान लेते हैं? पीए है। और बी का आंशिक दाब क्या है? पीबी है। यानी पीए क्या है? विलेय अवयव ए का आंशिक दाब, पीबी क्या है? विलायक अवयव बी का आंशिक दाब, और ये दोनों मिल करके टोटल प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसका नाम है पीपी विलयन का है। तो अगर हम यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें, मैथमेटिकली फॉर्म में, तो मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं पी क्या है? विलयन का आंशिक दाब बराबर किसके होगा? विलेय का आंशिक दाब, और यहाँ से क्या होगा? विलायक का आंशिक दाब। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी विलयन का आंशिक दाब बराबर विलेय का आंशिक दाब प्लस विलायक का आंशिक दाब। अब यहां से हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, अब राउल्ट ने क्या बताया था, तो यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ
राउट के नियम के अनुसार, तो राउट के नियम के अनुसार आंशिक दाब समानुपाती होगा मोल प्रभाज के। तो पहले हम अवयव ए लेते हैं, यानी विलेय के बारे में बात करते हैं। तो यहां से लिखेंगे अवयव ए के लिए, अवयव ए के लिए, अवयव ए का मतलब विलेय के लिए। तो अवयव ए के लिए आंशिक दाब कितना है? अवयव ए के लिए आंशिक दाब क्या है? पीए है। पीए समानुपाती होगा मोल प्रभाज के। तो ए का मोल प्रभाज मान लेते हैं एक्स ए है, एक्स को हम लोग मोल प्रभाज से डिनोट करते हैं। तो पी ए यानी आंशिक दाब ए का समानुपाती होगा मोल प्रभाज ए के। डियर स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें पी ए, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, समानुपाती का चिन्ह, इसको हटा करके इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। पी नॉट ए क्या है? इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे शुद्ध अवस्था में अवयव ए का आंशिक दाब। पी ए क्या है? अवयव ए का आंशिक दाब। एक्स ए क्या है? अवयव ए का मोल प्रभाज। पी नॉट ए क्या है? इसको हम बोलेंगे शुद्ध अवस्था में अवयव ए का आंशिक दाब। शुद्ध अवस्था बोले तो उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो। इम्प्योरिटी का मतलब उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना मिली हो, तो शुद्ध अवस्था में है। अब इसी प्रकार से अगर हम अवयव बी निकाल लेते हैं, तो अवयव बी के लिए निकालेंगे, अवयव बी के लिए। तो अवयव बी के लिए अगर हम बात करते हैं, सेम जहां ए है वहां बी हो जाएगा। तो क्या होगा? पी बी समानुपाती होगा एक्स बी के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, पी बी इक्वल लगाएंगे, यहां से आ जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। पी नॉट बी क्या है? पी नॉट बी को बोलते हैं शुद्ध अवस्था में अवयव बी का आंशिक दाब। डियर स्टूडेंट, अब यहां से देखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 1 में पी ए है, पी ए की वैल्यू हमने निकाल लिया। पी बी है, पी बी की वैल्यू निकाल लिया। अब इस पी ए और इस पी बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में भरेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा P इक्वल टू, पी ए की वैल्यू कितनी आई? पी ए की वैल्यू आई पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू क्या आई? इक्वेशन 3 से पी बी की वैल्यू आई पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको हम इक्वेशन नंबर लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से स्टूडेंट आपको एक चीज याद कर लेना, कोई विलयन होगा तो किसी विलयन के लिए उसका मोल प्रभाज 1 होता है। 1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 आएगा। ये चीज याद कर लेना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर आपको मोल प्रभाज के बारे में नहीं पता है तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख लेना, आपके प्लेलिस्ट में है कि मोल प्रभाज क्या है, तो आपको मोल प्रभाज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है विलेय का मोल प्रभाज, ये विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम एक्स ए की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से देखें एक्स बी क्या है? प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। तो x1 माइनस कितना आएगा? एक्स बी आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर भर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स ए का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। अब 4 में हम इसको रख देंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको लेट कर लेना 5, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 कर देना। अब एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर भर देंगे तो क्या हो जाएगा? p इक्वल टू कितना आ जाएगा? p इक्वल टू पी नॉट ए आ जाएगा। एक्स ए की वैल्यू टोटल कितना भर देंगे? एक्स ए की वैल्यू भरेंगे 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, और प्लस कितना आएगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। यहां से इसको थोड़ा से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहां से अगर हम देखें, यहां से तो यहां से अगर देखें, एक काम कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है प्लस वाला, उसको पहले लिख करके माइनस वाला बाद में लिख सकते हैं। तो यहां से पी नॉट ए इक्वल टू प्लस वाला पहले लिख देते हैं पी नॉट बी इंटू एक्स बी, माइनस वाला बाद में लिख देते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स बी।
अब यहाँ से और अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखें पी नॉट ए तो लिखा रहने देते हैं, पी नॉट ए, इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लस आगे देखते हैं। यहाँ से देखें तो एक्स बी दोनों में कॉमन चला जाएगा, एक्स बी दोनों में है, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या बचेगा अंदर, पी नॉट बी बचेगा माइनस पी नॉट ए बचेगा, और बाहर कितना आएगा, एक्स बी। डियर स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं राउट के नियम का समीकरण। यही हमारा राउट का नियम है, क्या बोल सकते हैं, राउट के नियम का समीकरण है। लिख देना यही राउट के नियम का समीकरण है, राउट के नियम का समीकरण है, या इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यही राउट का नियम है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको राउट का नियम आएगा पेपर में कि राउट का नियम क्या है, शॉर्ट में आएगा, तो सिर्फ राउट के नियम की परिभाषा लिख करके छोड़ देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन राउट के नियम को एक्सप्लेन करके पूछ लीजिए कि राउट का नियम है क्या, विस्तार से समझाइए या इसको एक्सप्लेन करिए, तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे राउट के नियम को आप निकाल लेंगे। ये लॉन्ग में पेपर में आ सकता है। तो जितना हमने आपको बताया आप अच्छे से सीख लिए होंगे, और इसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना, हो सकता है कल के पेपर में ये आ जाए। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस तरह की आगे वाले में हम और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।